बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। प्रॉफ क्लास्टा आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ अली सरदारी और शर्जील मेमन के ताबड़तोड़ हमलों के जवाब में चौधरी निसार साहब का मोहतात अंदाज, पीपल्स पार्टी की आला क़यादत समेत चौधरी निसार की ज़ात पर हमलों के बावजूद वज़ीर दाखिला की ज़ुबान खिलाफ तवक्को इतनी शीरीं और मिठास क्यों नजर आई? पैनामा केस के फैसले से चंद रोज पहले और सियासी मंजर पर बड़ी तब्दीलियों का आगाज हो चुका हुआ है। क्या चौधरी निसार भी मुफाहमत की रो में बह चुके? दूसरी जानिब लोधरा में जहांगीर तरीन का मुकाबला करने के लिए वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ खुद मैदान में आ चुके हैं। जुबानी मुआहिदा लिखे मुआहिदे से मजबूत होता है, जो कहा है पूरा होगा। क्या लोधरा की आवाम के दुखों का मदावा 20 ठंडी बसें हैं? क्या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से लोधरा की आवाम के लिए 2.5 अरब रुपए का ऐलान जो किया था वो वफा हो पाएगा? खादमे ऐलानात तो ऐलानात करते रहे, लेकिन किसानों को पानी की कमी का जो मसला है उस पर नजर करम नहीं कर सके। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम तरह अहकामात को हवा में उड़ाते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से बड़े ओहदों पर गैर कानूनी तकर्रियों का इंकिशाफ हुआ। सुप्रीम कोर्ट को एक पिटीशन भेजी गई जिसमें सनसनीखेज इंकिशाफात किए गए कि कैसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ ने कवायद और कवानीन बालाए ताक रखते हुए कौमी तारीख़ और अदब विरसा के 4 ऐसे अहम महकमे हैं जहां पर गैर कानूनी तौर पर तकर्रियां की। गैर कानूनी तकर्रियों के इस चैनल की मुकम्मल तफसीलात तो आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी पूछेंगे कि क्या वज़ीर आज़म का जो ओहदा है, वज़ीर आज़म इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से बालातर इदारा बन चुके हैं। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में सुप्रीम कोर्ट की ही बात करेंगे कि नैब में गैर कानूनी तकर्रियों और तैनातियों के केस की समाअत हुई। 2 डायरेक्टर्स की जानिब से नैब से रजामंदाना रिटायरमेंट ले ली गई, बाकी सब ऑफिसर्स इस वक्त डट चुके हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ टर्म प्रमोशन लेने वाले 121 पंजाब पुलिस के अफसरान की तनज़्ज़ुली का हुक्म भी जारी कर दिया है। ये डिटेल्स भी आपको बताएंगे और आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में ट्रेनों के 300 से जायद हादसा अब तक हो चुके हैं। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक अपनी ड्यूटी छोड़कर ऐसा मालूम होता है कि वज़ीर आज़म और उनके खानदान को बचाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। महकमा रेलवे का क्या होगा, ये निहायत अहम सवाल है। हम कहाँ पर खड़े हैं? कल रात भी अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, हादसा हुआ है, उसकी डिटेल भी लेंगे और बात करेंगे इस पर। लेकिन क्लास अब सबसे पहले सियासी गर्मा गर्मी हम देख रहे हैं अपने रूज पे है। चौधरी साहब आपने कल कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आज कर गए प्रेस कॉन्फ्रेंस। अंदाजा था शायद इधर से भी कुछ फायर निकलेंगे, मगर वो तो बड़े मीठे लहजे में थे। चौधरी साहब के लिए ये हफ्ता चल रहा है ना, ये बड़ा उनकी ज़िंदगी का सबसे क्रूशल वीक है। ये जो अभी चल रहा है पनामा के ये फैसले तक, इन्होंने 1 साल पूरा बड़ा सब्र किया चौधरी साहब ने। और आपको पता है कि मैं हमेशा से इस हक़ में रहा हूँ कि अगर फीमेल नवाज़ में से किसी को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, ज़रूरत पड़ जाए, तो वो मेरा वोट तो हमेशा चौधरी निसार अली खान साहब के हक़ अभी भी है। मैं बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस, मेरी मजूसियाँ मेरी अपनी जगह पे, इसमें चौधरी साहब को तो कोई कसूर नहीं। अगर मैं दिल दे बैठता हूँ या मैं उनसे उम्मीदें रख बैठता हूँ, चौधरी निसार अली खान साहब ने तो मेरे पास कोई बंदा नहीं भेजा कि क्लासा साहब ये फलां फलां। कश्मीरी बरादरी से बाहर जो है ना मुश्किल काम ये है, मगर बाहर आपकी मेरी ख्वाहिश है ना, मेरी कौन सी जिंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं कि ये भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मैं तो वैसे एक बात बता रहा हूँ, मेरे पास अपनी रीज़न है कि चौधरी निसार अली खान साहब अगर इस मुल्क के वज़ीर आज़म होते थे, मुल्क मेरा ख्याल है नवाज लीग के दौर में, तो ये बेहतर हो सकता था बहुत सारी चीज़ों की वजह से। क्योंकि अगर टॉप का आदमी अगर क्लीन हो, वो क्लियर हो, उस पर स्कैंडल ना हो, तो वो बड़ी हद तक वो करप्शन और करप्ट जो प्रैक्टिसेस हैं उनको रोकने की भी कोशिश करता है, एक्शन भी लेता है। मसलन बात थोड़ी सी और साइड पे चली जाएगी। अब ये पनामा स्कैंडल आया था, अब तसव्वुर करें कि चौधरी निसार अली खान इस मुल्क के वज़ीर आज़म होते, जिनका अपना नाम इसमें नहीं है, जिन पे करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है, जिनके न कोई पनामा में कंपनी नहीं है, जिनके बच्चों के नाम पे कहीं पे लंदन, दुबई, न हिंद सिंध में कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है, आप मुझे बताएं चौधरी निसार अली खान का इस वक्त एटीट्यूड वो क्या होता? वो बड़ा डिफरेंट होता। चाहे उनकी पार्टी के लोगों के भी नाम होते, चौधरी निसार अली खान का एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनका एटीट्यूड और उनका स्टाइल, उनका रवैया मुख्तलिफ होता। वो इस तरीके से जाके इतना ब्लॉक करने की कोशिश ना करते कि तमाम इदारे तबाह कर दो बिकॉज कि हमारी ये पार्टी का बंदा आ गया। वो कोशिश ज़रूर करते वाया भिटिंडा, लेकिन वो टीवी कैमरों के सामने ऐसे एक्ट करते नहीं जी कि बिल्कुल क्लियर क्लीन शिफाफ हो रही है। ये बड़ा फ़र्क पड़ता है। यही वजह जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, उन पर स्कैंडल आया है, उनके बच्चों पर स्कैंडल आया कि उन्होंने तमाम के तमाम इदारों को तबाह करके रख दिया है। आपका पार्लियामेंट तबाह हुआ इसमें, आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जिसमें तबाह हुई हैं, नैब, FIA, FBR,
स्टेट बैंक, SCCP, सब ने हाथ खड़े कर दिया। रीजन कि इसमें प्राइम मिनिस्टर के बच्चे शामिल हैं। नहीं दारी, ये भी तो खुल के सामने आ गया ना क्लास। आखिर पे सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे स्टैंड लेना पड़ गया है। ये नुकसान होता है। लिहाजा दुनिया भर में क्या किया जाता है, इस्तीफा क्यों ले लिया जाता है प्राइम मिनिस्टर? दुनिया के किसी भी बड़े ओहदे के बंदे पे स्कैंडल आ जाए, क्यों उनसे आप इस्तीफा ले लेते हैं? रीजन कि अगर हमने इससे इस्तीफा ना लिया और या इसने इस्तीफा ना दिया तो ये बंदा, ये प्राइम मिनिस्टर, ये सदर या ये वजीर कोशिश करेगा कि मैं अपने ऊपर तमाम जो एलिगेशन लगे हैं, जो इदारे मुझे आके इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, प्रोब कर सकते हैं, मैं सबको डिमोलिश करूं। सही कह रहे हैं। लिहाजा दुनिया भर में ये कंसेप्ट है कि बड़े आदमी पे आके छोटा सा इल्जाम भी लग जाए, उसको फौरन स्टेप डाउन किया जाता है कि अगर इसने स्टेप डाउन ना किया तो ये पूरे मुल्क के इदारों को तबाह कर देगा, उनको कंप्रोमाइज करवा लेगा और सारी की सारी सोसाइटी पे बुरा इंपैक्ट पाएगा। लिहाजा दुनिया भर में इस्तीफे दिए जाते हैं, जो हमारे यहाँ तो अल्लाह के फजल से कल्चर नहीं है। नाउ कमिंग टू चौधरी साहब, ये चौधरी साहब के लिए इसलिए क्रूशल ये टाइम है। आपको याद होगा दरमियान में एक दफ़ा चौधरी निसार अली खान साहब ने इसको पनामा स्कैंडल पे उन्होंने इनके बच्चों को डिफेंड करने की कोशिश की थी और इसी शो में बैठ के मेरा ख्याल है हमने कहा था कि चौधरी साहब आपके बच्चों पे कोई स्कैंडल नहीं है, यू आर ऑनरेबल मैन इन मैनी वेज, आप पे कोई स्कैंडल नहीं है, आपकी फैमिली पे कोई स्कैंडल नहीं है, आप क्लीन आदमी। आप जब खड़े होके उसके नवाज शरीफ साहब के, उनकी फैमिली पे, उनके बच्चों को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं और उन चीज़ों को डिफेंड करें जिनको वो खुद मान चुके हैं कि हमारी हैं, तो आपका क्लीन इमेज भी खराब होगा। वो खैर चौधरी साहब के कोई दोस्त, कोई समझदार थे, उन्होंने भी ये बात बताई। चौधरी साहब को आपने एक साल में कभी पनामा में, उसके बाद इनके बच्चों को जो पनामा पे उनको कभी डिफेंड करते फिर नहीं देखा होगा। सही कह रहे हैं। अब ये आखिरी हफ्ता है, वो टाइम आ गया है, वो पत्थर उठाने का टाइम आ गया है। अब इस पे फैसला अगर आता है और फैसले के बाद अगर ऑप्शंस आते हैं कि वजीर आजम किसको ना होना चाहिए, अगर इस तरह का फैसला आता है कुछ आ जाता तो चौधरी साहब, मेरा ख्याल है कि चौधरी साहब ने जितनी वफादारी इनके साथ दिखाई है, जितने इनके साथ वो खड़े रहे हैं, जितनी उन्होंने मारें खाई हैं, जितनी उन्होंने अपोजिशन की है, उनको चांस मिलना चाहिए। बात इनकी ठीक है, चौधरी साहब ना वो ये ख्वाजा हैं, ना वो डार हैं, ना वो मीर हैं, ना वो कश्मीरी हैं, ना उनके साथ कुछ और कोई लाहका लगता है, तो लिहाजा उनके चांसेस इन्होंने बनने तो नहीं देना। लेकिन इसलिए चौधरी साहब जो है ना धीमे हैं, ढीले हैं कि इस वक्त मैं कोई वो फ्रंट नहीं खोलना चाहते पीपल्स पार्टी के खिलाफ, या अपनामा हो जाने दें। अगर इसमें उनका चांस ना बना तो फिर चौधरी साहब तोपें, गन्ने, बम, त्यारे, F-16 लेके फिर मैदान में होंगे। लेकिन आमिर साहब, जो क्लास साहब ने बात की है, तारीख गवाह है कि कभी भी चौधरी साहब पे इतना भरोसा नहीं किया है नून लीग ने, तो अभी क्यों उम्मीदें उनकी? फिर क्या ऐसा खास है? एक तो मैंने ये पार्टीज का नाम अब तब्दील मेरल कर दिया है। अच्छा। मेरी उसमें पीपल्स पार्टी को नहीं, अब मैं वो कहता हूँ ज्यादती ऑन वर्कर्स के साथ, मैं उसे ZPP का नाम दे दिया है कि ये जरदारी पीपल्स पार्टी, मगर जिया का मिशन पूरी कर रही है। आप कह सकते हैं PPPZ कह लें उसको। अब सही आपने वो सही किया कि जो जिया नहीं कर सका वो ये पूरा कर रहे हैं और कर दिया तकरीबन। उस तरह ही ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग PML नून रही है, ये भी PMLK है और इसका कश्मीर से ताल्लुक़ नहीं, कश्मीरियों से है। इस पार्टी के अंदर तरक्की के लिए कश्मीरी होना बहुत लाजिम है और मैं बसद एहतराम जो है, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि जब तक ये हैं, क्योंकि नॉन कश्मीरी आ सके। याद रहे कि सिर्फ 2 राजपूत हैं, एक एहसन इकबाल साहब और एक चौधरी निसार साहब, जो कि थोड़ा सा किसी वजह से बर्दाश्त किए जाते हैं और अपने ज़ोर से पुराने हैं। उसके अलावा बाकी भी कोई बरादरी नहीं है इनकी। टॉप टियर में देखें, पंजाब की सबसे बड़ी जो ताकत है वो जाट्स हैं, कोई नाम ही नहीं नज़र आता, मुझे तो कोई याद नहीं आता। राई भी ना होने के बराबर हैं, गुज्जर ना होने के बराबर। वो हमारा दोस्त देख ले दानियाल, जोर लगा लगा के थक गया है मगर सवाल ही नहीं पैदा होता। आखिरी साल अब पता नहीं घर मजबूरी से बैठा है या हालात ने बैठा दिया है, पर बहरहाल उसके बावजूद सवाल ही नहीं पैदा। 4 साल गुजार दिए उससे काम ले लेके, वजीर नहीं उसको भी बनाया। तो पहली बात तो ये चौधरी निसार की मैं समझता हूँ वाकई ये अक्लमंदी का तकाजा है कि वो इस वक्त खामोश हैं कि सारा कुछ जो है ना, ये जो इस वक्त आप रोज़ देख रहे हैं 4 जलसे हो रहे हैं ना, वो बड़े कैलकुलेटेड हैं। वो डिफ्लेक्शन है कि ये फैसले की तरफ से फैसला आएगा तो पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ नेक्स्ट इलेक्शन का, सियासत का, पैनमा का रिजल्ट ने डिटरमिन करना है। इसने तयन करना है कि आइंदा की पाकिस्तान की सियासत क्या होगी, पाकिस्तान क्या होगा। और वो ये जब मेक सेंस की वो होता है ना कि लोग समझाते हैं कि मियाँ साहब ये स्ट्रीट पावर दिखाएं, तो आजकल वो जलसे किए जा रहे हैं। वो ये है कि जनाब हमारे पीछे अवाम खड़ी है, वो एक किस्म का इंडायरेक्ट मैसेज। साहब ने भी तौहीन अदालत से पहले जलसे किए थे, इन चीज़ों से फ़र्क अदालतों में नहीं पड़ता। तो निसार साहब ये अक्लमंदी कर रहे हैं कि वो इस पर खामोश रखें। वो इसलिए भी कि आप देखें
इस वक्त जो पीपल्स पार्टी इन पे अटैक कर रही है, ये शर्जील मेमन ने फॉर एग्जांपल सबसे पहले शुरू किया, तो नैब ने उनको पकड़ा था, चौधरी निसार का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं था। वो भी था कि आप टॉप उसको ना मारें, सेकंड टियर में ना वो नून लीग को खुश करने का भी तरीका है कि नवाज शरीफ साहब को छोड़ दिया जाए, नंबर 2 पे जो है ना उन पे अटैक किया जाए। मेरी सिर्फ दरख्वास्त ये होगी कि उन पे इल्ज़ाम तो लग ही गया है चौधरी निसार साहब पे कि वो पीपल्स पार्टी पे जुर्म ढा रहे हैं, तो जहाँ नैब की जो रिस्ट्रिक्शन बनती है FIA की भी बनती है। तो शर्जील मेमन साहब का FIA से ज़रा चेक ही करवा लें कि जनाब ये केस जो उनके है वो अभी तक तो नैब के अंदर है, FIA के अंदर मुझे नहीं याद पड़ता है, तो जहाँ इल्ज़ाम लग गया तो FIA से चेक कराने में क्या हर्ज है कि हम भी ताकि वो जो ताज पोची हो रही है देख लेंगे वो असली हो रही है नकली हो रही है। बयान अली चली गई, शर्जील मेमन की रिहाई, सारी चीज ने बायदा में खबर ये है कि कल वो एयरपोर्ट पे देखी गई हैं अयान अली, वो वापस आ चुकी हैं, वो वापस आ चुकी हैं, ये खबर पिक नहीं हुई है। इत्तेफाकन मेरे एक दोस्त उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे तो मुझे वहां से आपको खबर आ गई। चलिए छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जिस तरह से अभी बात हुई कि पैनामा का फैसला इस बात का तयन करेगा कि आइंदा पाकिस्तान कैसा होगा। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि 2015 में भी लोधरा में ऐलानात किए थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 2.5 अरब रुपए के पैकेज का, और आज शहबाज शरीफ साहब भी पहुंचे वहां पे, उन्होंने भी बड़े बड़े ऐलानात किए। क्या ये ऐलानात वफा हो जाएंगे या फिर बेवफाई हमें नजर आएगी? छोटी सी ब्रेक में वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। लोधरा जहांगीर तरीन साहब का मुकाबला के लिए शहबाज शरीफ साहब तो मैदान में आ गए। क्लास साहब लोधरा की तो बात करेंगे, लेकिन कल तक ये एक बड़ी खबर थी और हम ये सोच रहे थे कि अगर चक्री में जरदारी साहब चले जाते हैं तो फिर कैसा माहौल होगा। चौधरी साहब ने तो वेलकम कर दिया है, चाय की दावत भी दे दी। मैंने आपको पहले भी कहा था जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब जो है एक दूसरे को मिल के खेलते हैं, सपोर्ट करते हैं, ये दुश्मन नहीं है आपको। जो इनको पोलिटिकल एनिमीज समझ रहा है, मुझे उसकी पोलिटिकल अंडरस्टैंडिंग पे शक है। फिर आपको याद होगा जब जरदारी साहब को ज़रूरत थी, उन्होंने अमीन फ़हीम का कहा, वो कह बैठे थे, वो जज्बात में आके अमीन फ़हीम को, आपको याद है बेनज़ीर भुट्टो के असैसिनेशन के बाद जब इन्होंने निकाले थे बकौल शेख रशीद के मुलाजमा की पॉकेट से इन्होंने जी अपनी वसीयत निकाली थी पूरी, उसमें अपने इजलास में मीटिंग में, और अपने आप को पार्टी प्रेसिडेंट बन गए थे, चेयरमैन उसमें उन्होंने चुप कराने के लिए कि अमीन फ़हीम वाज वेरी क्लोज टू बेनज़ीर भुट्टो, ये कि भांडा ना फोड़ दें, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था हमारे अगले प्राइम मिनिस्टर जो है अमीन फ़हीम होंगे। कहे तो बैठे, अब जरदारी साहब वो क्या कह आसिफ जरदारी क्या जो वादे पूरे करे, उन्होंने शो में भी कह दिया था कि जनाब ये कोई आसमानी सहीफे थोड़े होते हैं कि जिनको आप बदला नहीं जा सकता मुआहिदों को। तो मसूफ को जरूरत पड़ गई कि आप अमीन फ़हीम को साइड लाइन कैसे करना है। उन्होंने उस वक्त ख्वाजा आसिफ के जरिए अमीन फ़हीम पे अटैक करवाया था, अगर आपको याद हो। भाई वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का बनना है, वो अमीन फ़हीम बने, वो गिलानी साहब बने, वो कुरैशी साहब बने या जरदारी साहब खुद बने, ख्वाजा आसिफ का क्या तल्लुक था? आपको याद आ जाएगा, ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी ठुकाई की और अमीन फ़हीम साहब पे बड़े उन्हें शदीद किस्म के हमले किए और वो वज़ीर आज़म नहीं बने। अब सेम इसी तरह का इनको ज़रूरत पड़ गई है PML नवाज़ के बड़ों को कि चौधरी निसार अली खान साहब अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला खिलाफ आता है तो ये हमारे खिलाफ एक मुतवक्किल उम्मीदवार भी हो सकते हैं, और मेरे जैसे बदख्वाह बैठे हुए हैं वो भी चाहते हैं जी कि चौधरी निसार अली खान साहब वज़ीर आज़म है। तो मेहरबानी फरमाया, हमने आपको फेवर की थी, ये ख्वाजा आसिफ के जरिए लॉन्च किया था हमने ख्वाजा आसिफ को अमीन फ़हीम पे। आप ज़रा पनामा से पहले ज़रा आप चौधरी निसार अली खान साहब को लॉन्च कर दें, आप इन पे लॉन्च हो जाएं और इनकी जितनी आप इनकी धूल मिट्टी आप उड़ा सकते हैं उड़ाएं। सो ये जाने का ऐलान है चक्री में। मतलब कभी आपने सुना है पीपल्स पार्टी का चक्री में कोई वोट हो, कभी कोई दोस्त वहाँ पे कोई बंदा, कभी कोई वहाँ पे पोलिंग एजेंट सुना हो, कभी कोई 4 वोट हमने सुने हो सकता है मेरी नलायकी हो, मैंने ना सुने हो। अब चक्री उनको याद आ गया। अच्छा आप उनकी चौधरी साहब की दाद दें, वैसे कितने समझदार हैं चौधरी साहब। मैं कहता पोलिटिकली आपकी पार्लियामेंट में 2-3 बड़े इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं जो पॉलिटिक्स समझते हैं। चौधरी निसार इज वन ऑफ देम। वो समझ गए हैं कि ये मेरे ऊपर वही हमला हो रहा है जो हमने ख्वाजा आसिफ के जरिए करवाया था अमीन फ़हीम पे। उन्होंने कहा जनाब जरदारी साहब हमारे भाई, हमारे दोस्त, हम इनके मेजबान, मेरे घर रहेंगे, हम लड़ेंगे थोड़े, मेरे घर तशरीफ ले, चाय पिलाएंगे और इनको इज्जत के साथ वो करेंगे। सो चौधरी साहब ने वो कार्ड सही खेला है कि मेरे ऊपर जो इन्होंने ख्वाजा आसिफ टाइप एक हमला करवाया है, तो मैं उस हमले के जवाब में रिएक्ट करने की बजाय बेहतर होगा मैं इसको डिफ्लेक्ट करूं और जरदारी साहब को घर बुलाऊं ताकि पीपल्स पार्टी मेरे ऊपर ये एतराज ना कर सके। अगर कल को यहां पे कोई मूव चलती है, चलनी तो नहीं है लेकिन अगर चलती है तो फिर हो सकता है मेरे चांसेस निकल आए। लिहाजा चौधरी साहब ने वो काम नहीं होने दिया जो ख्वाजा आसिफ के जरिए किया। बने ना बने, लेकिन मुझे पसंद है ये चौधरी साहब की बात। उन्होंने कहा जरा ये वर्ल्ड कप खोले,
चौधरी साहब ने कहा ये जरा पनामा वाला वर्ल्ड कप हो ले, फिर आपको देख लेते हैं हम जरा। सही है, ठीक है क्लास साहब। अब आपने चूंकि कार्ड्स के हवाले से बात की है, कार्ड्स तो अब सारे सियासतदान खेल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब भी आज लोधरा में एक और कार्ड खेल के आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 2015 में एक ऐलान किया था 2.5 अरब के पैकेज का, वो वफा ना हुआ। अब की बार आप समझते हैं लॉलीपॉप था या वाकई जनूबी पंजाब के लोगों की किस्मत बदलने जा रही है? ये तो खैर आमिर मतीन साहब से मेरा ख्याल इस पे पॉइंट ऑफ व्यू आप ज़्यादा बेहतर लें। मैं सिंपल एक छोटी सी बात कह रहा हूँ। लोगों के झूठ और फ्रॉड, लोग हमें कहते हैं आप क्यों इतने सिनिक हो जाते हैं, क्यों आप लोग जो हैं मतलब एक आप लोगों में आ जाती है एक मायूसी आ जाती है, अब नेगेटिव क्यों हो जाते हैं? बिकॉज कि हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत होते हैं। इन लोगों के डबल फेसेस, इनकी डबल टॉक, इनके झूठ इतने हमारे सामने आते हैं जो आम आदमी शायद उनको रीड नहीं करता। 3 साल पहले चिन्योट गए थे, सोने के वहाँ से वो निकले थे, जेवरात निकले थे, सोने के वहाँ पे हीरे जवाहरात निकाले थे इन्होंने, और कितने इन्होंने करोड़ों रुपए लगाए थे चिन्योट में कि यहाँ से खजाना निकल आया है, यहाँ से तांबा निकल आया है, यहाँ से कॉपर निकल आई है, यहाँ से सिल्वर निकल आया है, यहाँ से गोल्ड निकल आया है, और हम पूरे पाकिस्तान के आने वाले कर्जे हम वो कर देंगे। और कुछ अरसे बाद, मैं कोशिश करूंगा कल मैं डॉक्यूमेंट ले, कुछ अरसे बाद शायद खकान अब्बासी साहब ने इनको एक्सपोज किया था कौमी असम्बली में एक सवाल में। उसने कहा सारा झूठ है, या मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट पड़ी है मेरे पास, कल मुझे याद नहीं थी, मैं अभी कि मुझे नहीं पता था, आप सवाल पूछेंगे नहीं तो दिखा देते। बाद में शायद खकान अब्बासी ने कहा ये सारा झूठ है, वो कॉपर हो, वो गोल्ड हो, वो जो भी वहां पे धाते हैं वो इस काबिल ही नहीं है कि उनकी डिगिंग करके उनको मार्केट में सेल करें। इन लोगों ने, इन भाइयों ने करोड़ों रुपए की अपनी उसकी पब्लिसिटी करवाने के बाद ये कहा था कि ये अरबों डॉलर के खजाने हमने मिल गए। पूछता हूँ मैं जरा चिन्योट के लोगों से, वो अरबों रुपए के डॉलरों के खजाने किधर गए? लोधरा तो बहुत दूर है, जो फ्रॉड कहाँ वहां पे करने गए हैं। एक भाई ने 3 अरब रुपए नहीं दिए, दूसरे भाई पहुंच गए जी मैं बातें पूरे करूंगा, ठीक है जी, वो कह सकते हैं। दूसरे भाई जो पहुंचे आमिर साहब, उन्होंने भी तो अरबों के पैकेजेस का ऐलान किया है। समझ लें कि जनूबी पंजाब की किस्मत बदलने जा रही है, हकीकत होगी इसमें कुछ? 2-3 चीज़ें मज़ेदार हैं। पहले तो ये है कि इन्होंने जो आज 100 अरब रुपए के किसान भाइयों के लिए पैकेज किया है, पहले जो 341 था उसके अंदर 25% भी डिस्बर्समेंट नहीं हुई, 25% सिर्फ उसमें से दिए गए थे। ये पाशा साहब, क्या नाम है उनका, इकोनॉमिस्ट जो हैं, हफीज पाशा साहब के फिगर्स हैं, रिसेंटली उन्होंने एक आर्टिकल में 25 to 30% के ज़्यादा डिस्बर्समेंट नहीं हुई। वो वादा पहला इफा नहीं किया, पहले पैसे दिए नहीं है, तो ये नए आ गए। वादों के क्लिप भी है हमारे पास वैसे। ऑफ कोर्स वो 2.5 अरब रुपया वो पिछले इलेक्शन पे जो किया था वो नहीं था, ये वाली बात है। मुझे जो मैंने एंजॉय किया शहबाज शरीफ साहब की, वो ये बात कि मेरा जो ना जुबानी बात जो है वो लिखे कह के राइटिंग से बेहतर है, ज़्यादा अच्छी है, वो मजबूत है। फॉर द पीपल कह कौन रहा है? शहबाज शरीफ साहब, कि जब उनके अपने सगे भाई ने उन्होंने कह दिया था 6 माह में मैं यूं बिजली ले आऊंगा, तो उन्होंने कहा ये जोशे बयानी में कह देते हैं, ये मैं नहीं, उनके सगे भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि ये कहते रहते हैं, मतलब ये कि इनकी बातों का एतबार न किया करें, ये मूड में आए कुछ भी कह सकते हैं। और वो कह रहे हैं कि आज जनाब ये जो है मेरा अल्फाज जो मैं कह दूं, और इस तरह की मेरा अगर प्रोड्यूसर से कहूं तो एक वक्फे में 5 इस तरह के वादे जो कि वो कह देते हैं और फिर मुकर जाते हैं। वो सलमान खान का डायलॉग याद आ गया है कि जब मैं कोई फैसला कर लेता हूं तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। शहबाज शरीफ साहब फिर अपनी भी नहीं सुनते ना, तो वो है। दूसरा, आसिफ अली जरदारी का, मैं ये चक्री का जरूर ये कहना चाहूंगा कि याद रहे कि चौधरी निसार इस वक्त पूरे पार्लियामान में वाहिद पार्लियामेंटेरियन है जो 85 से आज तक हर असेंबली में मौजूद थे। अगर कोई रह गया हो तो मुझे कोई याद करा दे, मेरे जो याद नहीं आ रहा कि 32 साल से एक आदमी हर इलेक्शन में, अमीन फ़हीम थे पहले जो है वो भी, मगर 85 की असेंबली में कोई पीपल्स पार्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। वहीद कमर हैं, वो भी कंस्टिट्यूंसी आ रहे, मगर 85 की असेंबली में वो भी नहीं थे। तो इसलिए 85 से वाहिद सिर्फ चौधरी निसार मुझे याद है। मेरा ख्याल है जो ये चक्री वाला है ना, ये एक लैंड माफिया की ख्वाहिश पे जो है ना आसिफ जरदारी साहब ने ये किया है। उस लैंड माफिया की जो है ना चौधरी निसार उनको उनकी आंख में रड़कते हैं। अच्छा। तो वो उनकी फरमाइश पे ये कुछ करने की गई है। मेरा ख्याल है चौधरी निसार साहब ज़्यादा अवेयर होंगे इस मामले में। दूसरा, अब मैं ये बयानबाजी जो सुनता हूँ रोज़ का मजाक ही बन गया है, टीवी वालों के पास चॉइस नहीं है, दिखानी पड़ती है। मगर देखिए पिछली पार्टी 2013 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने जो किया था उनको उसका सबक भी मिल गया। पूरे पंजाब से 1 सीट थी, अब 2 गई हैं। 3 मुझे किसी ने बताई हैं, 3 है। अच्छा, तीसरी एक मुजफ्फरगढ़ की है, किसी और ने मुझे एक मैसेज किया हुआ था कोई एक और भी सीट है। अंदाजा करें, हमें याद नहीं आ रही, इतना इससे बड़ा फाल हो सकता है 2 रिपोर्टरों को ये लाइव एमएनए की चले 3 148 में से 148 में से 3। तो उसके बाद आपकी सिंध गवर्नमेंट आई थी, या तो आप होता ना वहाँ पे कोई खिलाफत का नमूना पेश कर देते। वहाँ पे वो ताजपोशी हो रही है वहाँ पे डॉक्टर आसिम का वो पोस्टर बॉय बना हुआ है पीपल्स पार्टी का, और जैसी गवर्नेंस चल रही है कराची
कराची कूड़े का ढेर बना हुआ है और वो मान रहे हैं चीफ मिनिस्टर के जनाब वो हमारे से नहीं साफ हो सकता। और उसके बाद या तो आप नया कोई पैकेज देना, ठीक है, बिलावल की सूरत में आपने एक नया पैकेज दिया था कि जनाब एक चलो चेंज। अब जो है वो कह रहे हैं नहीं मैं खुद आ गया हूँ और ऐसे ही है, कोई नमूना भी नहीं है, मगर मैं तो स्वीप कर रहा हूँ पंजाब में। अब पर हंस ही सकता है और क्या कर सकता है। मुझे बेवकूफ मुझे नहीं बड़ा बेवकूफ़ से लगता है कि हम जो है इस तरह के जुमलों को और बयानात पे बड़ा सीरियस तजिया करना चाहिए। मेरा इस पर वो जो आजकल कार्टून बनते हैं ना हा टाइप, उस टाइप का कुछ बनवा लें तो वो हंस लिया करें रोज। ये संजीदगी से नहीं सही है। संजीदगी की आपने बात की है। ये सारा जो मामला इस वक्त सिचुएशन चल रही है पॉलिटिकली, अगर हम देखें इस मुल्क के सिस्टम को देखें तो तरक्कियों और तकर्रियों के जो केसेस स्कैंडल सामने आ रहे हैं उससे पूरा सिस्टम हिल के रह गया। छोटी सी ब्रेक लेंगे, जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने किस तरह से कवानीन को बालाए ताक रखते हुए कौमी तारीख व अदब विरसा है जहां पर गैर कानूनी तौर पर तकर्रियां की हैं। इसकी तफसीलात आपको देंगे। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अब कुछ बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने किस तरह से कौमी तारीख़ व अदब विरसे की 4 अहम महकमों में गैर कानूनी तकर्रियाँ की। क्लासेस अब अगर हमें याद है सुप्रीम कोर्ट अपने हालिया फैसले में इस बात को करार दे चुकी है कि इश्तिहार के बगैर इब्तदाई तकर्री नहीं की जा सकती। क्या ये सोच लिया जाए वज़ीर-ए-आज़म का इदारा सुप्रीम कोर्ट से बालातर हो गया? इश्तिहार सिर्फ एक चीज़ नहीं है, इश्तिहार नहीं, पूरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूरा तरीकाकार ले डाउन किया है कि जनाब इश्तिहार उसकी एक चीज़ है, ये फला चीज़ें करेंगे, आइंदा जो भी तैनाती करनी है। ठीक है। और इस पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, और मैं दाद देता हूँ, ये काम ब्यूरोक्रेसी को, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को खुद करने चाहिए थी। अदालत के काम नहीं थे कि जज साहब इनको बताएं कि आपने बंदे कैसे रखने हैं और ट्रांसपेरेंट तरीके से। ठीक है। इन्होंने तबाही बोली, आपको बताया था पहले इन्होंने बनाना था, कमीशन बनाना था, उसमें ये रऊफ चौधरी साहब को इन्होंने आगे हेड बनाया। शुरू में बड़े ड्रामेबाजी शुरू में था कि जनाब 3 महीने बाद कैबिनेट की वो हुआ करेगी मीटिंग और अपॉइंटमेंट का एक तरीकाकार होगा। वो कमेटी थी, रऊफ साहब उसके जज साहब, बाद में उसको फारिग करके साइड पे कर दिया। शरीफ साहब भी कभी कभी वॉक करते नजर आते हैं, बस उनको साइड पे कर दिया। अब धड़ाधड़ अंधाधुंध बल के वो तैनातियां हो रही हैं और ऐसी हो रही हैं कि बंदा दाद देने को दी चाहता है जो लोग इनकी तैनातियां करवा रहे हैं इस तरीके से। अब जो नया उसमें स्कैंडल सामने आया है वो इन्होंने अपॉइंटमेंट्स किए नेशनल हिस्ट्री एंड लिटरेरी हेरिटेज या डिवीजन है, नाम ही अब देखें, नाम देखें और काम देखें, नाम कितना खूबसूरत है और धंधे कैसे कैसे शुरू किए जरा वो देखने वाले हैं इनके मसूफ के। अब इन्होंने ये किया, एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजी गई है, ये हमारे पास है। ये उसके मेंबर हैं उमर फरूक साहब हैं, मेंबर इकबाल एकेडमी हैं। ये इनको पहले तो मैंने सीरियस नहीं लिया, मैं कि वैसे ही एक होगी, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। आमिर साहब मेरे वाकई साथ ये कहते हैं तबक रोशन हुए हैं, साथ में इतनी सारी ये चीज़ें जजमेंट्स हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की हैं जजमेंट्स जो अटैच करके सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई चीफ जस्टिस साहब को इस पिटीशन के साथ कि इन्होंने वहाँ पे नेशनल हेरिटेज में किस तरीके के इन्होंने काम किए। मसलन ये कानून क्या कहता है, मैं थोड़ा ये बता दूं। कानून ये कहते हैं अगर आपने एमपी स्केल में, एमपी स्केल की होती है तनख्वाह 6.25 लाख के करीब, पर्क्स प्रिविलेज वगैरह होते हैं, एक बड़ी एक प्रिविलेज आप समझ सकते हैं कि उन जजेस के बाद सबसे बड़ी तनख्वाह जो होती है एमपी ग्रेड पे होती है, एमपी 1, 2, 3 ग्रेड्स के लोगों की होती है। उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, वो है कि पहली बात आप जो उम्र जो है ना वो 65 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नंबर 1। दूसरी उसमें उन्होंने डाली हुई है कि जनाब आप जो हैं इनकी अपॉइंटमेंट जो है 2 साल के लिए करेंगे। तीसरी ये है कि एडवर्टाइजमेंट कर लें। अगर सरकारी अफसर है तो वो इसमें एमपी ग्रेड में नहीं आ सकता, ये जहन में रखिएगा। उसको या रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी या वो इस्तीफा दे दे। नवाज शरीफ साहब ने ये 4-5 शराइत उठा के फेंके हैं डस्टबिन में और अपनी मर्जी से उन्होंने बैठ के 74 साल जो हैं इफ्तिखार आरिफ साहब, उनको उन्होंने यहाँ पे उनको बहुत बड़ी एक तकरीर दी है। उनको डीजी लगाया गया कौमी ज़बान और तरवीज महकमे में, उनको लगाया गया इफ्तिखार आरिफ साहब। इफ्तिखार आरिफ साहब के पास वो गिदड़ सिंह है जो पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। ये जनरल मुशर्रफ के दौर में भी इन्होंने बड़े ओहदे लिए, अपने आप वैसे मुज़ाहमती शहर भी कहते हैं। आप और मुझे मिलेंगे तो वो आपको फौजियों के खिलाफ, उनकी हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहमत करते हुए मिलेंगे। उनकी शायरी के बड़े वैसे शायर बड़े चीज़ें, ये ब्यूरोक्रेटिक काम है। अल्लाह के फजल से जो हम लोग होते हैं ना, जो हम यहाँ सरफेस पे नज़र आते हैं, पीछे कुछ और होते हैं। लिहाजा मैं अब ये बड़े लोगों के उनके कौल व अक़वाल पे नहीं जाता होता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे होते हैं जो वो नहीं उन्हें करनी चाहिए। मसूफ 74 साल की उम्र में MP ग्रेड लेके आ गए। जनरल मुशर्रफ से भी उन्होंने तैनाती ली,
उन्होंने यहाँ पे शौकत अजीज से भी ली और नवाज शरीफ से भी ले ली। वैसे नवाज शरीफ साहब रोते रहते हैं कि जनाब मुशर्रफ ने मुझे हथकड़ियाँ लगाई थी, लेकिन दाद ने इसमें उन्होंने वो प्रोसेस आके इन्होंने उसको आके हल्ट किया है। और प्लस उन्होंने ख्वाजा रजी हैदर साहब हैं, कैद आज़म अकेडमी में उनको लगाया गया है, उनको डायरेक्टर लगाया गया है। ऐसे डॉक्टर नासिर अब्बास है, उर्दू साइंस बोर्ड में उनको डीजी के तौर पर उनकी तकरीरी की गई है। और इसमें ज़ाहिद मुनीर साहब हैं, ये एक ज़ाहिद मुनीर आमिर साहब हैं, ये उसके डायरेक्टर इकबाल एकेडमी के लिए इनको लगाने की वहाँ पे तजवीज़ थी। उस पे बोर्ड के इजलास में बाकायदा इनके लिए रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो चेंज किए जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, डॉक्टर नासिर अब्बास साहब जो पंजाब यूनिवर्सिटी में थे, अभी जॉब करते हैं, उनको ला रहे हैं उस पे लाया गया MP पे। ओ भाई मेरे, ये हुकूमत का, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है, लाज हैं कि आप जो है इसको सरकारी अफसर को MP1 में नहीं लगा सकते। ये जहन में रखें, ये बड़ा फ़र्क है इसमें। हमारे मुगल आज़म जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा बताया था कि हजूर आप जो है, आपको याद है पिछले दिनों पहले एक आर्डर किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने जितने भी यहाँ पे MOUs हो रहे हैं ना, आपकी ECC वगैरह कर रही है, ये कैबिनेट की अप्रूवल लें आप वज़ीर आज़म जो है वो कैबिनेट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है कि कैबिनेट का अहम हिस्सा है, आप पूरी कैबिनेट नहीं है। बिल्कुल। वज़ीर आज़म साहब क्या कर रहे हैं, जो उनके मुशीर हैं, जो उनको गलत मशवरे दे रहे हैं, जिन्होंने ये तैनातियाँ करवाई हैं और गैर कानूनी तरीके से कराई हैं। मजीद में इसमें जो नाम है, मैं अब आमिर साहब और मैं हंस रहे थे, अब उस पर हम बात नहीं करना चाहते, थोड़ी सी गलत हो जाएगी। इन नामों को भी पढ़ा जाए ना तो आपको एक इसमें मखसूस ट्रेंड नज़र आएगा। इन चारों की अफिलिएशन, इनकी, मैं अब इससे आगे नहीं कहना चाहता, वो एक ही है। जो समझना चाहते हैं वो नाम पढ़ लें एक दफ़ा, उनको इसमें बड़ी सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी कि चारों नाम जो है ना वो एक जैसे हैं, अफिलिएशन उनकी एक है, उनकी बाकी चीज़ें एक हैं। इट्स वेरी इंट्रीगिंग कि 4 लोग हैं, एक अफिलिएशन से हैं, एक तरह के बैकग्राउंड से हैं, उनको उन्होंने 74 साल की उम्र में MP1 दे दिया। हालांकि 65 साल की उम्र तक का है, नहीं हो सकता। देर फैसले हैं इस पे। 65 साल के बाद जज आपका रिटायर हो जाता है। ये यहाँ पे 74 साल बंदे को लगा दिया। यहाँ पे इफ्तिखार आरिफ साहब सदाबहार हैं, बरतानवी शहरी हैं अल्लाह के फजल से, बरतानिया में भी रहते हैं, वहाँ भी मजे करते हैं, पाकिस्तान कभी कभी छुट्टियों पे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ भी मजे यहाँ भी दिहाड़ी लगा लेते हैं इफ्तिखार आरिफ साहब। फिर उसके बाद अभी ब्रेक पे जाना, इतना मोहब्बत प्यार करते हैं, आमिर साहब को भी जरूरत नहीं हो रही है कि इफ्तिखार आरिफ पे कोई बात करके दिखाएंगे। अभी ब्रेक से वापस आके आप हर एक के साथ बना के रखते हैं, हर एक के साथ इफ्तिखार आरिफ साहब से मुतालिक ब्रेक से वापस आके बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी नैब में गैर कानूनी तकर्रियों और तैनातियों की इसकी समाअत हुई, फॉलो आमिर साहब से लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे हुसैन हक्कानी साहब की जानिब से आमिर साहब के लिए एक मैसेज आया है कि मैंने आपकी कौन सी भैंस चुराई है। आमिर साहब वैसे तो हमें पता है घर में या स्टूडियो में रहते हैं, भैंसों का काम कब से करना शुरू हुए, ये ब्रेक से वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। तकरीरों से मुताल्लिक बात हो रही थी। आमिर साहब, इफ्तिखार आरिफ साहब पे आप क्यों खामोशी है तो जानेंगे, लेकिन पहले ये बताएं कि भैंस चोरी का क्या मामला है। भैंस चोरी पे भी आता हूँ, मगर मैं इफ्तिखार आरिफ साहब का शायर के तौर पे बड़ा मद्दाह हूँ। अच्छा। और ये तो इस बस क्या करें, वो उनका अपना शेर ये हस्बे हाल है कि कोई मजदा ना बशारत ना दुआ चाहती है, रोज एक ताज़ा खबर खलके खुदा चाहती है। तो आज वो खुद खबर बन गए हैं। मगर आप जो कह रहे थे उनका कमाल ये है कि ये मानना पड़ता है, शायरी अपनी जगह, मगर ये बाकी कमाल अपनी जगह कि आप जिक्र कर रहे थे कि वो मुशर्रफ के दौर में भी रहे, नवाज शरीफ साहब के दौर में अब भी हैं, पहले भी रहे, वो मुक़्तदरा कौमी ज़ुबान के पीपल्स पार्टी के भी दौर में इंचार्ज रहे हैं। तो वो सारी गवर्नमेंट्स में फिट इन हो जाते हैं। बरतानिया के भी शहरी हैं। वो ये कमाल तो है ना, कमाल दें। मगर मैं उन पर इसलिए भी नहीं करना चाह रहा था कि इस वक्त ये जो डिवीजन है नेशनल हिस्ट्री एंड लिटरेरी हेरिटेज, इसके सेक्रेटरी साहब जो है ना वो मोहसिन हक्कानी साहब हैं, जो कि हुसैन हक्कानी साहब के भाई हैं। तो ये एक इस पे लगाने की थोड़ी सी उनकी जिम्मेदारी भी है। पर मैं डर इसलिए रहा था, समरिया उन्होंने भेजी है, समरिया उन्होंने भेजी है। मैं डर इसलिए रहा था कि हुसैन हक्कानी साहब ने पिछले दिनों थोड़ा सा मुझे एक दाद देनी पड़ती है उनके मजाक की, एक क्वालिटी की, सबर की भी। उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा, मेरा ख्याल ये अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें, पढ़ देते हैं कि हमने उनके मतलब बात की थी, ये जो चल रहा है जी। उस पर उन्होंने कहा कि मकरमी बजरिया ख़त हाजा आपको मतला करना मकसूद है कि हमने आपकी जो भैंस चुराई थी वो फौत हो चुकी है, इसलिए आपको वापस नहीं की जा सकती। अब आपकी मर्ज़ी है कि अपना गुस्सा बरकरार रखकर हमारे ज़िक्र पर अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाते रहें, या भैंस मरहुमा का इसाले सवाब करके आगे बढ़ जाएं।
मरहुमा की आखिरी तस्वीर पेश खिदमत है और ये उन्होंने मुझे तस्वीर भी भेजी है मरहुमा की। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि भैंस चुराने वाले जो अंग्रेज़ों ने ना उनको बाकायदा अपने गजेटियर्स में जो भैंस ट्राइब्स लिखे हुए हैं। अच्छा। कि ये लोग जो है ना दरियाओं के किनारे पे रहने वाले ये ट्राइब्स हैं और ये क्रिमिनल ट्राइब्स हैं, इनका खानदानी पेशा भैंसें चुराना है। रस्सागीर कहते हैं, रस्सागीर उनको कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे आजकल पार्लियामेंट में पाए जाते हैं। तो मेरा भैंस चोरी से कितना ताल्लुक सारे तो नहीं हो गए, तो जाति कर रहे हैं, अच्छे लोग भी हैं। नहीं, वो सारे ट्राइब्स, वो अच्छी बात है, वो उनको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है, वो रेगुलर उसके अंदर आ गए हैं। मगर वो काफी सारे ऐसे हैं जिनका भुट्टो साहब ने मशहूर ज़माना में आपको थोड़ा आसान कर दूं, भुट्टो साहब ने, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, करेक्ट कीजिएगा, उन्होंने चौधरी ज़हूर इलाही साहब पे, जो परवेज इलाही साहब के वाले साहब थे, उन पे भैंस चोरी का मुकदमा दे दिया था। ये पंजाब में ये किसी की तजलील करनी होती थी, मुअज़्ज़ज़ आदमी पे उस पे भैंस चोरी का पर्चा दे दो, ना वो बता सके ना हाँ कर सके ना। और हुसैन हक्कानी साहब जो पिछले हफ्ते शो में हमने उन पे बातें की, प्रोग्राम देखा है उन्होंने, तो उन्होंने आमिर मतीन साहब को भैंस की तस्वीर भेजे कि हुजूर अगर मैंने आपकी भैंस चुराई थी, अब माफ कर दें, जाने दें। मैं माफी मांग लेता हूं उनसे। आप मेरा ख्याल इसके बाद अपॉलॉजी कर लें। मैंने माफी मांग ली है, खूबसूरत मैसेज भेजा, दिल आजारी की है इस पे। बाकी जो है ये जो आप सारे केसेस पढ़ रहे थे, आजकल सुप्रीम कोर्ट, आपने गौर किया होगा, सिर्फ एक ही काम कर रही है। आधे से ज्यादा मुकदमे जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी रिलेटेड है और लोग गौर नहीं कर रहे और अपोजिशन भी नहीं कर रही। खुर्शीद शाह साहब ने उस दिन ये स्टैंड जरूर पार्लियामेंट के अंदर लिया कि ये छोटा मसला नहीं, पूरे मुल्क की सरकारी मशीनरी का है जिस पे चल रहा है। ये अक्कासी करती है मिस गवर्नेंस की, ये अक्कासी करती है कि इस वक्त क्या बदहाली और बद इंतज़ामी हो चुकी हुई है कि रोज़ के 2 केसेस हैं जिसके अंदर ये आ रहा है। आपके 3 साल से जो है ये सारे तकर्रियों और तरक्कियों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और वहाँ से फेल हो रहे हैं। और आपने मजाक बनाया हुआ है कि कभी ख्वाजा ज़हीर साहब को, डार साहब को बैठ के एक बादशाह मुगल आजम वाला सिलसिला कि वो किया जा रहा है। थोड़ी सी एक छोटी सी क्विक इंटरप्शन, सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले देती रहेगी, ये जजमेंट्स हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की हैं सारी, जिनमें इन्होंने गलत तकर्रिरों को इन्होंने कैंसिल भी किया, इन्होंने एक्शन भी किए, आर्डर्स भी किए। अब जो उन्होंने उमर साहब ने भेजी है, पटिशन भेजी है, क्या फिर सुप्रीम कोर्ट का काम यही, उमर फारूक साहब ने, मेंबर इकबाल अकेडमी ने, सुप्रीम कोर्ट का काम ये फैसले देती रहे और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उठा के फैसलों को डस्टबिन में फेंक दिया? मैं थोड़ी सी बात, अगर यूसुफ गिलानी को आप नॉन कंप्लायंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्डर डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, तो पीपल्स पार्टी फिर ठीक कहती है। बुलाए ना नवाज शरीफ साहब को, उनसे पूछें कि आपने इतने सारे आपने तकरीरें की हैं और सारे के सारे रूल्स उठा के मारे, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, ये तो फिर रद्दी के बराबर हो रहे हैं। यही कह रहा हूं कि इनको अंदाजा नहीं है कि ये ऐसे वक्त में ये सारे फैसले कर रहे हैं और ये कि इन्होंने फवाद हसन फवाद साहब को, जो कि अब टेक्निकली 20वें ग्रेड के अफसर हैं, एक उस्तरा पकड़ाया हुआ और वो लेफ्ट राइट चला रहे हैं कि उस वक्त पे जबकि पैनामा का फैसला आने वाला है और पैनामा का सारा जो केस है वो अदारों के मफलूज होने पे हैं और ये सारे केसेस उसको स्ट्रेंथन उस आर्गूमेंट को करते हैं। आज फॉर एग्जांपल नैब का जो अभी वो सिलसिला चल रहा है, कल शायद फैसला आ जाएगा, उसमें अगेन जो है काफ़ी सारे 9 लोग तो फारिग कर दिए गए। मगर सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि जनाब नैब के अंदर जो तकर्रियाँ और तरक्कियाँ कही जा रही हैं वो एक मजाक है। सुप्रीम कोर्ट विंडिकेट हुई है कि ये बंदों को अब रिटायर किया जा रहा है। और आज नैब चीफ साहब का जिस तरह लोगों ने आके स्टोरियाँ सुनाई हैं कि वहाँ पे फैसले किए जाते हैं 12 बजे और 1 बजे तब्दील किए जाते हैं, ये सारी सुप्रीम कोर्ट में कोई जाके सुने आजकल तो पता चल जाता है कि मुल्क कैसे चलाया जा रहा है। आमिर साहब, अगर इन फैसलों पे सुप्रीम कोर्ट ने अमल नहीं करवाना, 1 महीने फैसले देते हैं, दूसरे दिन नवाज शरीफ उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं और वही तकरीरें की जाती हैं, तो फिर माजरत के साथ, बड़ी माफी के साथ ये एक्सरसाइज बंद ही कर दें। फिर मुगल बादशाह को अपनी मर्जी के तैनात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रही है कि उसके फैसले अमल नहीं कर रहे, तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जो नहीं कर रहे उसका सद्देबाब भी कुछ दे दें। बिल्कुल बिल्कुल, जो कोई फायदा नहीं दिए जा रहे हैं, उन पर अमल नहीं हो रहा तो फिर सद्देबाब भी सुप्रीम कोर्ट को ही देना पड़ेगा। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।